नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी सीरीज चल रही है 1500 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर पैट 2022। हालांकि कहने के लिए पैट का है, ये किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉलिटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगली क्लास से। ये पहला पार्ट नहीं है, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इससे पहले वाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग 4 का 51 का में वर्णित हैं। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। और ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूलतः ये 10 थे, अब 11 हो गए हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां जोड़ा गया। इसके बाद आगे बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की, तो वो है अनुच्छेद 52 से 78 में वर्णित। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है अनुच्छेद 58 में। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष हो, भारत के नागरिक सबको पता है। साथ साथ उसमें किसके सदस्य बनने की योग्यता हो, तो ये ध्यान रखना, आप राष्ट्रपति को देख के लगा देते हैं कि 35 वर्ष की आयु तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, जो गलत है। सत्य यह है कि लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य व यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के सभी कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा, लेकिन इसमें सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहाँ कहाँ के, एलएस माने लोकसभा, आरएस माने राज्यसभा। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की जो भी है विधानसभा, उनके सभी निर्वाचित सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करें, तो अनुच्छेद 56 में वर्णित है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए सौंपेगा, तो वो सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति की शपथ लिखी है अनुच्छेद 60 में। और वो कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। और राष्ट्रपति का वेतन अगर पूछ लें तो 5 लाख रुपए प्रति माह है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 61 में। और 61 में लिखा है कि यदि संविधान का अतिक्रमण करे राष्ट्रपति, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की राष्ट्रपति के बारे में जो पूछे जा सकते हैं। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 बार इलेक्शन के समय मतगणना हुई राष्ट्रपति चुनाव के, वो थे बीवी गिरी। और निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और एक बात बताओ, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद बात करते हैं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, आंसर है 12। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 80(1) में। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह वर्णित है अनुच्छेद 123 में। और यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है अध्यादेश जारी करने के बाद। तो अगर ये पूछे तो 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। और ये पूछे कि अनुमोदन के पश्चात यह एक बार में लगातार कितने दिन तक प्रभावी रहता है, तो 6 माह तक प्रभावी। 6 सप्ताह में अनुमोदन कर लो और अनुमोदन के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। और ये वर्णित है अनुच्छेद 123 में। इसके बाद बात करते हैं तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अब आपातकाल का मिलान आ सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के समय। 356 लगता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। वित्तीय आपातकाल लगता है जब वित्तीय संकट आ जाए। तो भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में लग चुका है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पंजाब है। इसके बाद आपातकाल मिलान की बात करते हैं, मिलान के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1962 में।
द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 1971 में और तृतीय लगता है 1975 में। इसके आगे लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति को परामर्श लेने की शक्ति मिलती है अनुच्छेद 143 से। इसके बाद अब बात होगी उपराष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ऐसा वर्णित है अनुच्छेद 66 में। और उपराष्ट्रपति में किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति में थी लोकसभा और उपराष्ट्रपति में योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने की। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पूछ लेते हैं कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसका वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करते रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उसका आंसर है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बदल बदल के आपको दे देगा, किसी में लिखेगा जनता के प्रति, किसी में किसी के प्रति, किसी में लिख देगा प्रधानमंत्री के प्रति, प्रति लिख देगा, आपको लगाना है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) में ऐसा वर्णित है। तो भारत के सबसे अधिक और सबसे कम उम्र के पीएम की बात कर लें तो सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के राजीव गांधी पीएम बने थे। और आगे बढ़ते हैं तो वह प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे, इनकी संख्या जान ले अगर पूछे तो 6 है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद आगे बात करते हैं कि संसद के गठन प्रक्रिया, संचालन आदि का विवरण मिलता है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 में। अब बात करें राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लो, नोट कर लो, नहीं तो वीडियो की क्लिपिंग निकाल लेना, अगर ना आए तो हमें बता देना। राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन आना ही आना है पैट 2022 में। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 250, जिसमें 238 होते हैं राज्य से व संघ शासित से कितने होंगे? 12, मतलब 238 होंगे राज्य और संघ शासित प्रदेशों से। और उसके बाद 12 सदस्य होंगे मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल हो गए 238 प्लस 12, ये हो गया 250। इसके बाद अगर वर्तमान सदस्य संख्या पूछ ले राज्यसभा की तो 245 है। और राज्यसभा का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो अनुच्छेद 80 में। और 1/3 राज्यसभा के सदस्य, देखो स्थायी सदन ये आपको पता है, 1/3 रिटायरमेंट ले लेंगे, ये लिखा है अनुच्छेद 83(1) में। तो 79 से 122 में संसद के गठन प्रक्रिया, संचालन आदि का विवरण मिलता है, ये हमने पहले बता दिया था। और राज्यसभा अनुच्छेद याद रखना 80, वर्तमान संख्या याद रखना 245, मनोनीत 12, राज्य व संघ शासित प्रदेश 238, 1/3 रिटायरमेंट ले लेते हैं, कितने? प्रत्येक 2 साल के बाद। और स्थायी सदन है। अब बात करते हैं मैक्सिमम राज्यसभा सदस्य किस स्टेट के हैं? तो अपने यूपी स्टेट के हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मिनिमम राज्यसभा सदस्य तो मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी के हैं, एक। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है? और इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल सकता है। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? केवल और केवल राज्यसभा कर सकती है। अनुच्छेद 312 में ऐसा वर्णित है, अनुच्छेद 312 में ऐसा वर्णित है कि 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पारित कर दे, किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के बारे में पारित कर दे, तो यह करना पड़ेगा। और यह शक्ति केवल और केवल राज्यसभा के पास है। इसके अलावा अनुच्छेद 249 इंपॉर्टेंट है, इसके तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर कानून बनाने की शक्ति संघ को प्रदान की जा सकती है अगर राज्यसभा ऐसा चाहेगा। इसके बाद राज्यसभा की बात करें तो गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक होती है 13 मई 1952 को। इसके बाद लोकसभा की बात करें, जैसे हमने कहा राज्यसभा और लोकसभा में से कोई एक नहीं एक आएगा। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या हो गई 530 + 20 यानी कि 50 और वर्तमान सदस्य संख्या होगी 543।
524 प्लस 19 यानी 524 पूर्ण राज्यों से 19 से संघ शासित से, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में, सत्य कथन है, ये भी पूछ सकता है। तो अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 108 देता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये अनुच्छेद 118 4 में वर्णित है। इसके बाद बात करें मैक्सिमम लोकसभा सदस्य, तो यूपी में है मिनिमम लोकसभा सदस्य नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में एक एक। इसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष एम अनंतशयनम अयंकर। प्रोटेन स्पीकर क्या होते हैं कि नई विधानसभा या फिर लोकसभा के गठन के बाद उसके नए अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया, मंत्री पद को शपथ आदि प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले जो अस्थायी स्पीकर बनाया जाता है वो कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। अब आगे बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, और सबसे छोटा है चांदनी चौक जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बात करें कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा सदस्य ही भाग लेते हैं, वो है प्राक्कलन समिति, और इसकी सदस्य संख्या देख लेना इंपॉर्टेंट है 23। तो सबसे बड़ी समिति अगर फिलहाल पूछ लें इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है। इसके बाद लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 15 + 7 यानी कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे, टोटल 22 होंगे, और अध्यक्ष होता है इनका लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम की समिति की बात करें तो 15 + 7 यानी कि 22, और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। कौन सी समिति का, सार्वजनिक उपक्रम समिति का। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, और 12 से 1 के बीच का समय ही शून्यकाल कहलाता है। और धन विधेयक क्या कहते हैं, जिसे लोकसभा में ही केवल पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, और अनुच्छेद 110(1) में इसका वर्णन। इसके बाद बात करें बजट वार्षिक वित्तीय विवरण की तो अनुच्छेद 112 में इसको लिखते हैं। और आगे बात करेंगे न्याय व्यवस्था की तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन होता है अनुच्छेद 124 के तहत, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 यानी कि कुल होगी 33 + 1 34। 2019 से पहले अगर कोई संख्या पूछ ले तो आप बता देना 30। मिनिमम एज कोई निर्धारित नहीं है कितनी मिनिमम एज में आ जाइए। उच्चतम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की, और मैक्सिमम एज 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत सरकार अथवा एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा, दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा, भारत सरकार या किसी राज्य के विवाद का निपटारा, ये सब करता है सर्वोच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेख न्यायालय के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, ऐसा वर्णित है अनुच्छेद 129 में। और पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार यानी स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति अनुच्छेद 137 में वर्णित है, ऐसा भी लिखा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे उच्च न्यायालय की तो ये भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है। अब इनकी कुल संख्या पूछ ले तो 25। लेटेस्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज 62 और त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे देता है। हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय ऐसा आर्टिकल 215 में लिखा है। केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास हाई कोर्ट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास अपना स्वयं का हाई कोर्ट है। बाकी किसी न किसी तो एक हाई कोर्ट में कई राज्य हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो जी हाँ हो सकते हैं, बहुत से हैं, जैसे बम्बई और गुवाहाटी, ऐसे कई हैं। तो सर्वप्रथम अगर पूछ ले कि कलकत्ता कहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सन 1862 में। इलाहाबाद में होती है 1866 में। इसकी खंडपीठ होती है लखनऊ, और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है आर्टिकल 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को देता है आर्टिकल 226। और भारत का महान्यायवादी होगा इसका वर्णन है आर्टिकल 76, याद रखना। और योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता की बात करें, राज्य के महाधिवक्ता की
तो अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष में, यानी कि जो पहले हो जाए वो होती है। अब बात करें भारत की संचित निधि की तो अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है। और भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन है। और आकस्मिक निधि से पैसे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं निकाले जा सकते हैं। अब बात करें राज्य की कार्यपालिका की तो अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में इसका वर्णन है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल तो अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन है। और नियुक्ति गवर्नर की राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकेगा। इसके बाद बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 213, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 200 की तो राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे या रोक दे अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 200 में। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आंसर आपको मुंह जुबानी याद होने 6। कौन? यूपी, बिहार पड़ोसी पड़ोसी, कर्नाटक, महाराष्ट्र पड़ोसी पड़ोसी, आंध्र तेलंगाना पड़ोसी पड़ोसी, 2 2 2 का सेट बनाओ, 6 बन गए। और इसके बाद बात करें मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा अनुच्छेद 164(2) में वर्णित है। आगे बात करें विधान परिषद का निर्माण या विघटन संसद कर सकती है, क्या यह सही है? कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन यदि संबंधित राज्य चाहे और उसकी विधानसभा कितने बहुमत से पारित हो, ये पूछ लेता है 1/3, 2/3 और 1/2, तो आंसर है 2/3 बहुमत से पारित हो तभी विधान परिषद का निर्माण या विघटन कर संसद सकती, लेकिन किसके सिफारिश पर? संबंधित राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत के सिफारिश पर। विधान परिषद की बात करें, यह कभी भंग नहीं होती पर उत्साधन यानी कि यह समाप्त हो सकती है, यही तो लिखा है इसमें। मिनिमम एज की बात करें विधान परिषद की तो 30 है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। इसके बाद बात करें मिनिमम संख्या की तो 40 होगी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। और मैक्सिमम संख्या विधान परिषद के सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर। तो इस तरह से अभी और क्वेश्चन थोड़े से बच्चे करा दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, बहुत मेहनत लगी है, कल से बना रहे हैं क्वेश्चन, तब आप आज जाके बन पाए हैं। लेकिन आपको 5 में से 5 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, जो इसने पहले नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ के आई, सिर्फ इसके भरोसे इसलिए हमने पॉलिटी में तो रह सकते, लेकिन सब में इसलिए नहीं कहते, एग्जामिनर के मूड पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसा पेपर आता है या आते रहे हैं या यूपी ट्रिपल एस सी कोई पेपर आया है तो इसमें से आपको मिल जाएगा। बात करते हैं विधानसभा के संख्या के वर्णन के बारे में, तो अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन, संख्या नहीं सॉरी संरचना का वर्णन है। मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम 60 सदस्य होंगे। अपवाद है, गोवा में 40 हैं विधानसभा में और सिक्किम में 32। इसके बाद बात करें सत्यमेव जयते, तो इसकी लिपि देवनागरी और ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया, अधिवेशन पूछ लेता है तो कलकत्ता अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। इसके बाद राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में ही, और कब, ये बताना है आपको, कब बताना है, ये 1866 है, ऐसा कुछ है 1896, मुझे याद नहीं है, 1800 कुछ है, ये आप लोग देख के बताएंगे। अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन है, लेकिन जरूर देख लेना राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गैंगेटिक डाल्फिन यानी कि गंगा डाल्फिन है, आपको सिंधु डाल्फिन नाम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जिस जो है अपना शक संवत। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है, वो हाथी को किया गया है। इसके बाद बात करें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 325
2015 में। इसके बाद आगे बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति और कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। निर्वाचन आयोग की बात करें तो भाग 15 में वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 और ये संवैधानिक संस्था है यानी कि संविधान में इसका पहले से ही वर्णन है। कुल कितने होते हैं निर्वाचन आयोग, तो एक मुख्य होता है 2 अन्य यानी कि टोटल हो गए 3। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत तक अपना कार्य कर सकते हैं। कार्यकाल सभी का 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वो आप करके निकल लीजिए पतली खली। इसके बाद राजनीतिक दलों की, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो इनकी संख्या 8 है। आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, एनपीपी, एआईटीएमसी। इसके बाद बात करें संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों की जिम्मेदारी यानी कि उनके संबंधित चुनाव वो कराता है निर्वाचन आयोग। और सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो सन 1688 में मद्रास में हुई थी। मद्रास पूछेगा, सन भले ही ना पूछे, लेकिन आप याद रखना 1688 में मद्रास में हुई थी। इसके बाद बात करें पंचायती राज का, तो उद्घाटन होता है 2 अक्टूबर 1959 को। कौन थे? पीटी नेहरू साहब। तो नेहरू साहब ने उद्घाटन किया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। और सेकंड स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी? त्रिस्तरीय थी। ग्राम स्तर गांव पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला। और इसमें महिलाओं को आरक्षण है 1/3 यानी कि 33.33%। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि भंग होने के कितने समय के अंदर इसमें निर्वाचन हो सकता है, तो 6 महीने के अंदर आपको पूर्ति करानी पड़ेगी। और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई उसमें कितने विषय थे? वो थे 29 विषय। इसके बाद बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो 243 आई अनुच्छेद और 243 वाई से संबंधित हैं। अब आगे बात करें विभिन्न समितियों और उनका मिलान क्रम के बारे में, तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, ये भी पूछ लेता है 1957 की। अशोक मेहता द्विस्तरीय का सुझाव था 1977 की। जीवी के राय समिति 1985, एमएल सिंघवी आंसर 1986 और पी के थुंगन 1988। इसके बाद अगर बात करें 105वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो इसके तहत सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने व निर्दिष्ट करने की शक्ति राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई है। तो ये था आपका पैट के लिए पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। अब हमारी बात एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद आपके आएंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, फिर आएंगे साइंस के क्वेश्चन, फिर आएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, फिर आएंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन और एंड में आप आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहले मैं सोच रहा था डेली कंप्लीट, तो डेली इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि डेली आपको 500 क्वेश्चन दे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम से पहले सब कुछ मिल जाएगा। अपना पढ़ाई करते रहिए, बस 1 घंटा यहाँ निकाल दीजिए। 23-24 मिनट की पिछली वीडियो, इतने ही देर की ये वीडियो होगी, बस हो गया 5 नंबर का काम। ऐसे करके आप 10 वीडियो देख लेंगे, तो 10 वीडियो देखने के बाद अगर आपके 80-85 नंबर आ रहे हैं, माने 80-85 नंबर का आपका एग्जाम में आ रहा है इससे, तो आपको दिक्कत क्या है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।